हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th की ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के अंडर खींचता है या पुल होता है, अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करती है, तो उसका मोशन जो होता है वो किस टाइप का होता है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों आप देखेंगे, आपको याद होगा कि मैंने आपको वीडियो नंबर 3 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था G=GME/RE²। इसमें एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकाला था हमने कि G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आपको याद हो, G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब G की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती। किसके मास पे नहीं करती? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। फिर किस पे डिपेंड करती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, अगर अर्थ है तो अर्थ, प्लेनेट होगा तो प्लेनेट, और रेडियस ऑफ अर्थ पर। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कितनी दूर है उस पर डिपेंड करती है। ये तो अर्थ की सरफेस के लिए था, यानी कितनी दूर है सरफेस से उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर जी देखो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है। अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, क्यों मास तो कांस्टेंट होता है। और रेडियस ऑफ अर्थ या डिस्टेंस जिस हाइट पे भी ले जाके जाएंगे हम ऑब्जेक्ट को, चाहे वो उसकी सरफेस हो या मान लो यहाँ पर केवल मैं r² भी करता हूँ, अगर रेडियस ऑफ अर्थ ना लें, केवल दूरी ले लें, तब भी जो दूरी होगी वो अर्थ से कैसे होगी? कांस्टेंट होगी, वो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। यानी ये जी जो डिपेंड करता है वो सारी कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक जैसी, एक जैसी मतलब यूनिफॉर्म। तो मैं कह सकता हूँ कि द वैल्यू जी इज यूनिफॉर्म। किसी एक प्लेस पर जी इज यूनिफॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक जगह पर जी की वैल्यू जो है पर्टिकुलर प्लेस पर कैसी होगी बच्चों? यूनिफॉर्म होगी। यानी जी जो बच्चों है वो हमारा कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। यानी जी इज व्हाट? इट इज एन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्योंकि जी क्या था? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्योंकि अर्थ की वजह से लगता है इसलिए उसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल रहे थे, पर है तो ये एक्सीलरेशन ही, और वो भी कैसा? यूनिफॉर्म। तो अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो आपको याद होगा कि हमने चैप्टर मोशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसमें हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी के लिए, कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो तो वो कैसे मोशन करती है। उसके लिए हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, v=u+at, s=ut + ½ at² एंड v²=u² + 2as। क्या ये इक्वेशंस जो हैं, क्या हम इन पर भी लगा सकते हैं? तो आंसर है यस। We can apply all these 3 equations when a body fall freely under the gravitational force of earth। जब अर्थ की तरफ कोई बॉडी गिरती है, फ्रीली फॉल करती है, तो उस पर भी ये तीनों इक्वेशन लग पाएंगी क्या? तो आंसर है यस, लग पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सीलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्मली। और वो इक्वेशन भी किसके लिए थी? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। अगर आपको नहीं पता है उन इक्वेशंस के बारे में तो आप वो वीडियो जाकर मेरा देख लें। मोशन का शायद वीडियो नंबर 2nd या 3rd होगा, वहाँ आके आप पढ़ सकते हैं वो वीडियो। तो आप इसकी बात करें अगर हम, तो हम जानते हैं कि जी इज एक्सीलरेशन एंड डेट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, डेट्स वाई वी कैन अप्लाई ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन हियर। तो आओ यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि हमें जो ए है, पहले हम लिखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड या यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज क्या होती हैं बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी v=u + at। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी बच्चों s=ut + ½ at², एंड थर्ड वन इज v² = u² + 2as
जिसमें हम जानते हैं v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन एंड t इज द टाइम। ऐसे इसमें s क्या था बच्चों, डिस्टेंस, बाकी सबके लिटरली मीनिंग वही है, v फाइनल और u इनिशियल। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम कहाँ यूज करना चाह रहे हैं बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स के एक्सीलरेशन में। कैसे यूज करेंगे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी, ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तो उसमें बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए। अब a को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, g से। सेकेंड इक्वेशन बच्चों क्या बन जाएगी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सर ये h क्या है, आपको पता है यहाँ पर क्या है, s डिस्टेंस होती थी, अब ये हाइट से करेगा तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हुई, ये तो डिस्टेंस हुई हाइट, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, h। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। s की जगह पे h कर दिया, फिर से वही हाइट। तो ये हम इस तरीके से जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर तरफ फेंकी जाएगी तो उस कंडीशन में हम ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यही चीज़ें यूज करनी है, यही इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। अब इसको यूज करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी हैं जो हम लिख लेते हैं एक बार। आप इसको पॉज करके नोट कर लें वीडियो को, ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें आप। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। और ये पॉइंट सिर्फ काम आएंगे बच्चों हमारे कहाँ पर, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहली बात, टेक वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एज गिवन इन क्वेश्चन। मतलब g की वैल्यू में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम g की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, वरना हम अपनी जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से हम क्या रखेंगे बच्चों, हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्क क्या होता है बच्चों, इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, इफ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है, देन टेक g एज पॉजिटिव, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड, प्लस में होगी। किस में होगी बच्चों, प्लस में। थर्ड पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे हम, इफ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, देन टेक वैल्यू ऑफ g नेगेटिव। कैसे वैल्यू लेनी है, नेगेटिव लेनी है, यानी g की वैल्यू यूज करेंगे वो होंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैसा क्यों किया, आप जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ेंगे ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वो बढ़ती जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि पॉजिटिव एक्सीलरेशन लगेगा, जी नीचे खींच रही है, एक्सीलरेशन भी नीचे है, वो गिर भी नीचे रहा है, उसकी डायरेक्शन भी नीचे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जी की वैल्यू बढ़ी, जी जो है वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए हम जी की वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव। आप सोचो, आप नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, जब आप उसको ऊपर फेंकेंगे उस कंडीशन में क्या उस चीज़ बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी,
तो आपको पता है लिटरली कि वो जब आप नीचे से फेंकेंगे उस टाइम स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा एक पॉइंट ऐसा जाएगा ना उसकी वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी घट रही है। इस केस में हम जी की वैल्यू कैसे लेंगे बच्चों? नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे? नेगेटिव। ठीक है। दूसरा 3 पॉइंट होने के बाद 4th पॉइंट बच्चों है कि इफ body is dropped from a height without any force, then the value of then its initial velocity क्या होगी बच्चों? u will be 0, क्या मतलब है सर? मतलब ये कि देखो जब आप किसी बॉडी को ऊपर छोड़ो, यहाँ पर आपने होल्ड करके रखा है, अब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो जब भी किसी पॉइंट को आपको ये कह रहा है कि एक छत से एक पत्थर को गिराया गया, तो उस टाइम में आपको सवाल मिलेगा, तो आप वहाँ पर यू की वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे? 0 यूज़ करेंगे। क्या बात समझ में आई? 5th पॉइंट देखो, इफ ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन एट हाईएस्ट पॉइंट, ये बोर्ड में आ रहा है, देन एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, यानी v0 हो जाएगा। क्या ये आ रहा है बोर्ड में? हाँ, तो क्या कह रहा हूं मैं कि जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकोगे, तो नीचे से फेंकोगे तो क्या होगा? जी नेगेटिव नीचे की तरफ लगेगा, और बॉडी ऊपर जा रही है, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब ये बिल्कुल एक पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां पर इसकी हाइट मैक्सिमम होगी, वहां पर ये वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? 0, क्योंकि नीचे से आपने कुछ वेलोसिटी देके फेंका होगा, तो वो तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जब वो फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगी, तो उस टाइम उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी आपको 2 चीज़ पता लगेगी कि जब ऊपर से कोई चीज़ छोड़ी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वाली 0 होगी, और जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वाली 0 होगी। यानी नीचे आते वक्त u0 और ऊपर जाते वक्त जब फेंकते हैं तो v0। क्लियर है? अगला पॉइंट अगर डिस्कस बात करें हम, या आप पॉज करके नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करें और इसको आराम से नोट कर लें। ठीक है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं जो हमारा टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू राइज टू द मैक्सिमम हाइट is equal to the time it takes in falling through the same height. क्या बताया मैंने आपको कि जितना टाइम किसी बॉडी को फेंकता हूँ और ऊपर की तरफ फेंकने पर, मान लो मैं 10 मीटर ऊपर किसी बॉडी फेंक दिया, 10 मीटर ऊपर फेंकने मान लो मुझे 3 सेकंड लगे, तो नीचे आने में भी उसको कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड। मतलब जितना टाइम किसी बॉडी को सेम हाइट पर ऊपर जाने लगता है, उतना ही टाइम उस हाइट से वापस उस पॉइंट पर आने में भी लगता है। क्या बात समझ में आई कि मान लो मैं खड़ा हूँ ग्राउंड लेवल पे और मैंने वहाँ से 20 मीटर पर फेंका और मेरे टाइम लगा 5 सेकंड, तो ऊपर से बॉडी उस पॉइंट पर वापस आएगी सेम हाइट पर 20 मीटर, तो उस टाइम भी उसका टाइम जो होगा बच्चों वो 5 सेकंड होगा। यानी मैं कह सकता हूँ टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट
जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 7, तो ये कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई या हाइट कवर्ड बाई, एक ही बात है, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी is directly proportional to the square of time period of falling object या falling बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्री फॉल। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका जो डिस्टेंस वो कवर करती है, यानी जो हाइट वो जो कवर करती है फ्री फॉल में, जो नीचे डिस्टेंस कवर करती हुई आ रही है, वो डिस्टेंस उसकी टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपको पता है कैसे आता है कि h बराबर होता है बच्चों ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब आपको पता है फ्री फॉल करेगी तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया था भाई, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका u जीरो हो जाता है। अब u जीरो हो गया तो हमारे पास बचा h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ से अगर मैं देखूँ ध्यान से तो हाफ देखो ये 1/2 कांस्टेंट है, g की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप बताइए h किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर की। तो वही मैंने लिखा है कि जो डिस्टेंस कवर करता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसकी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 8 होगा वो, और ये जो 8 पॉइंट है वो हमसे कहता है कि द वेलोसिटी with which an object is thrown upward, it comes back with, या it मैं कह सकता हूँ it comes back, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट टचेस द ग्राउंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी at which it was thrown। क्या मतलब इसका मतलब है कि जब कोई बॉडी ऊपर से आके नीचे गिरती है, मान लो आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका और फेंकने के बाद वो नीचे आके टकराई, तो जिस वेलोसिटी के साथ आपने उसको ऊपर फेंका था, जिस वेलोसिटी के साथ आपने उसको फेंका है, वही वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी के साथ वो वापस ग्राउंड पे कोलाइड आके करता है, उस ग्राउंड को आके टच करता है। मतलब जितनी वेलोसिटी ऑफ असेंट है वही वेलोसिटी ऑफ, मैं कह सकता हूँ, जो लास्ट पॉइंट पे आती है तो वो डिसेंट की हो जाती है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जी की वैल्यू आपको 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड उसकर लेनी है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि जी अगर ऊपर से नीचे आती है, ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है तो पॉजिटिव लेना है, बट तीसरा पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड है तो नेगेटिव लेना है। जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जीरो होता है। जब बॉडी कोई नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर उसका v जीरो होता है। फिर हमने सीखा कि भाई जो जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगता है किसी हाइट पर, और अगर वो सेम हाइट को कवर करने में नीचे आने पर भी उतना ही टाइम लगाएगा। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, डिस्टेंस के। तो हमने क्या लिखा है, जो भी डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी वो उसके टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और टाइम पीरियड के नहीं, टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और लास्ट पॉइंट जो हमारा था कि बच्चों जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टच करेगा ना,
कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है या मैंने मान लो ऊपर फेंका उसको, तो जितनी वेलोसिटी से मैं ऊपर फेंकूंगा उतनी वेलोसिटी से आकर वो ग्राउंड को टच करेगा। मतलब सेम लेवल पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। मैं अगर यहाँ से फेंकूंगा तो इस पॉइंट पर जब तक ये आएगा ना, उस पॉइंट पर आते आते इसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी जिस वेलोसिटी से मैंने उसको फेंका था, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि मैंने नीचे से ऊपर फेंका था, उधर वेलोसिटी ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर इनको मैं आपको बार बार पूछूंगा, रिवाइज करूँगा। तो आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेने हैं सारे के सारे पॉइंट्स, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बार बार आपको ये लर्न कराने में। तो आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को लर्न करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।